ओके, जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है, दो क्यूब शेप रॉड्स है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। टू मेटालिक क्यूब्स, मतलब जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, थिकनेस सबका सब कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। एक बना होगा कॉपर का, एक बना होगा एल्यूमिनियम का, और वो इस तरह से अरेंज है जैसा कि फिगर में नजर आ रहा है। वो कह रहा है पता लगाओ, सबसे पहले तो टोटल थर्मल करंट फ्रॉम द रिजर्वायर, यहां से पास होने वाला टोटल थर्मल करंट क्या होगा वो पता लगाओ। दूसरा, द रेशियो ऑफ टोटल थर्मल करंट कैरिड बाय कॉपर क्यूब टू दैट बाय द एल्यूमिनियम क्यूब। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 401 watt per meter per Kelvin, that of aluminium is 237 watt per meter per degree Celsius। खैर चलो सोचो कैसे करेगी कैलकुलेट। पहला सवाल, पहले तो उससे बोला टोटल करंट निकालो, टोटल हीट करंट। अच्छा, टोटल हीट करंट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, टोटल। चल, हीट करंट का फॉर्मूला क्या क्या है, एक तो वो है एल के डेल्टा थीटा अपॉन के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। अच्छा, उसी को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा थीटा अपॉन आर, थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन आर, जहां पर आर क्या होता है, एल अपॉन के, है ना। तो एक वो चांस है कि भाई ठीक है, अगर मैं आर निकाल लूँ, है ना, अपने पास रेजिस्टिविटी नहीं है ना, रेजिस्टेंस नहीं है, थर्मल रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, मगर लंबाई है, चौड़ाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं अपन, थर्मल कंडक्टिविटी भी है, उससे आर निकाला जा सकता है। तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ टोटल हीट करंट निकालने के लिए, एच इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन आरपी, जो कि टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। और आरपी क्या रहेगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, इसमें आर वन मान लो एल्यूमिनियम है और आर टू बोले तो कॉपर का, वन बोले तो एल्यूमिनियम का, टू बोले तो कॉपर का, है ना। फिर वो अलग से निकालो एल अपॉन के, ये काम कर सकते हैं आप। या फिर हम लोग कहेंगे देखो भैया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू, है ना। हीट करंट इनका कैसा रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना दोनों का। अरे भैया सुनो गौर से, अगर दो कंडक्टर सीरीज में है, दो कंडक्टर सीरीज में, तो एक कंडक्टर से जो हीट करंट फ्लो हो रहा है दूसरे से भी उतना ही फ्लो हो रहा है, और टोटल से भी उतना ही फ्लो हो रहा है। मगर मैं बोलूंगा दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन से बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें जो हीट करंट फ्लो हो रहा है प्लस इसमें जो हीट करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों का मिलाकर आपका क्या होता है, टोटल हीट करंट। तो भाई ऐसा है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू एल वन के वन थीटा वन माइनस थीटा टू के वन ए वन अपॉन एल वन प्लस के टू थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल टू। अब यहां पर एरिया कॉमन है, लेंथ कॉमन है, टेम्परेचर डिफरेंस भी कैसा है, कॉमन है, तो सिर्फ बचेगा अंदर क्या, के वन प्लस के टू, और ये सब बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, एल बाहर निकल जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू बाहर निकल जाएगा। ओके, व्हाट फर्दर, के वन प्लस के टू, हाउ मच इज के वन, वो है 401 प्लस 237 टू, ओहो 237। अच्छा एक बात बता, इसका वो कितना आएगा एरिया, अगर एक एच थ्री का है तो उसका एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। अरे कोई क्यूब है तुम्हारे पास, है ना, क्यूब है, उसकी एक लंबाई जो है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 9 इंटू 10⁻⁻⁴। एल क्या है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻²। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 80 का। तो चलो देखो 401 प्लस 237, 8 3 6 638 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻² इंटू 80 अपॉन 3। देखो कितना आ रहा कैलकुलेशन, देखो डिवीजन कितना आ रहा,
10 का पावर -1 हो जाएगा, 8 टाइम्स 72 मल्टीप्लाई बाय 638। आंसर में तो बहुत बड़ा फर्क आ जा रहा, देखते हैं। 638 मल्टीप्लाई बाय 72, 6 कैरी 1, 2 6 7, 2 6 12, 7 8 6, तो 6 कैरी 5, 3 6 21, तो 26 का 6 कैरी 2, 7 6 42 44, 6 3 कैरी 1, 9 5 4, बहुत डेंजर फर्क आ रहा है। हाँ, अच्छा वो बाकी है ना, डिवीजन बाकी है। 4 5 9 3 6, ठीक है। 4 5 9 3 6 डिवाइड बाय 3, 15 3 1 2, 15312, तो 15312 इंटू 10⁻⁻⁻1, यानी कि ओके, तो हो जाएगा 1.5312 इंटू 10⁻3। आंसर है हमारा 1.6 इंटू 10⁻3, अप्रॉक्स में आ जाता वो इसलिए अलग आया क्योंकि उसने ये मेथड से सॉल्व किया है ना। मेरे पास जो आंसर है ये मेथड से, बट मुझे लगा कि वो उल्टा जबरदस्ती का लंबा चौड़ा मेथड है, पहले आर निकालो तो इसको सॉल्व करो, तो अलग हो जा रहा है। हाँ, फिर उसके बाद अगला जो हमारा उसने पूछा है हमसे कि वही पता लगाओ द रेशियो ऑफ टोटल थर्मल हीट करंट कैरिड बाय कॉपर क्यूब टू दैट ऑफ द कैरिड बाय द एल्यूमिनियम क्यूब। ओके, ये तो आसान है। तो रेशियो ऑफ टोटल हीट करंट कैरिड बाय, पहला कौन है भाई ऊपर नाम, पहला नाम किसका लिया उसने, कॉपर क्यूब का पहले, है ना, नहीं नाम किसका लिया पहले, कॉपर का, टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब। देखो भैया अगर मैं कहूंगा वंस अगेन ये दोनों चीजें डिवाइड हो जाएंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी जस्ट के कॉपर अपॉन के एल्यूमिनियम। व्हाट इज के कॉपर, कॉपर का के कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी 401 अपॉन 237, ठीक है, विच विल कम आउट टू बी 1.75 के आसपास आता है, 1.75 के आसपास आना चाहिए इसमें। एक बार कैलसी से चेक करता हूं मैं क्या आता है इसका, फोर 1.69 आ रहा है वो, 1.69, ठीक है। वो असल में इस वजह से क्योंकि ये भी जो उसने सॉल्व किया है वो रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेके इसने सॉल्व किया, इसीलिए इसका आंसर थोड़ा सा अलग आ गया, ठीक है, लिख लीजिए। ट्वेल्व पॉइंट 9.2 कन्वेक्शन। देखो कन्वेक्शन जहां पर हीट का ट्रांसफर होगा विद एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर के माइग्रेशन के साथ हीट का ट्रांसफर होगा, मैटर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उसके वजह से हीट का ट्रांसफर होगा, ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। तो मैं यहां लिखूंगा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू actual migration of matter, actual migration of matter is called as convection, mode of transfer of heat with due to actual migration of matter, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कन्वेक्शन कहा जाता है। अब सवाल उठा कि ठीक है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मैटर, ये ऐसा होता कहां पर है, तो देखो जब भी किसी लिक्विड को आप गर्म करते हैं
है ना। कोई भी लिक्विड फॉर्म पार्ट को अगर आप गर्म करते हैं, जैसे अगर पानी है, मिल्क है, ऑयल है, क्या देखते हैं आप उसमें कि जो गर्म पार्टिकल्स है ना, वो हल्के हो जाते हैं इसलिए ऊपर चले जाते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो ग्रेविटी के असर की वजह से वो नीचे आ जाता है, फिर ये गर्म होता है, फिर वो ऊपर चले जाते हैं। फिर इसके कंपैरिजन में जो ऊपर ठंडा था वो ज्यादा डेंसर था, हैवियर था, तो वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से देखो पार्टिकल्स का माइग्रेशन हो रहा है और पूरी की पूरी बॉडी गर्म हो रही है। यानी जो हीट आप नीचे के एरिया में दे रहे थे, बेस एरिया में दे रहे थे, है ना, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं कुछ इस तरह से, यहां पर जो गर्म हो चुका था वो ऊपर चला गया और जो ठंडा था वो नीचे आ गया, और ये साइकिल लगातार चालू है ना। इस तरह के माइग्रेशन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के दो टाइप्स हैं। सबसे पहला नेचुरल, या जिसको हम लोग कहते हैं फ्री कन्वेक्शन, नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन। और दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन, नेचुरल या फिर फ्री कन्वेक्शन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब हम लोग पहले देखेंगे नेचुरल कन्वेक्शन। मैं जो एग्जांपल ये अब आपको बता रहा था ये नेचुरल कन्वेक्शन का था, जिसमें जो पार्टिकल से अपने आप नीचे आते हैं ग्रेविटी के असर से। ग्रेविटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नेचुरल कन्वेक्शन में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको नीट लेवल पे नहीं बनेंगे। तो यहां पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आएंगे कि यहां पर ग्रेविटी एक बहुत अहम रोल निभाता है फ्री कन्वेक्शन में या नेचुरल कन्वेक्शन में। ग्रेविटी की वजह से ही बेटा ये नीचे आया था, है ना, क्योंकि ये हैवियर है ना। जैसे कि जिस चीज को आप गर्म करते हैं तो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा रेयर हो जाता है। और जो चीज ठंडी होती है वो थोड़ी सी पार्टिकल्स दूर नजदीक नजदीक रहते हैं, तो वो थोड़ा डेंसर होता है, और डेंसर चीज कैसी होती है, हैवियर होती है, इसकी वजह से वो नीचे आ जाती है। तो ठीक है, तो इसी चीजों को थोड़ा डिटेल में लिखेंगे अपन। जैसे कि हम लोग लिखने वाले हैं नेचुरल या फिर फ्री कन्वेक्शन के बारे में, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। चलो देखो, व्हेन अ फ्लूइड is heated from below, the hot part expands and becomes less dense and rises upwards, and rises upwards, whereas the upper cold part is more dense hence it moves downwards and replaces the hot part. Full stop. Now again, sorry, now this cold part gets heated at the bottom, and once again becomes less dense, which again
rises upwards, which again rises upwards. This cycle this cycle continue and temperature of overall fluid increases. Here, gravity plays an important रोल। यहाँ पर ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फ्री कन्वेक्शन के बारे में या नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। हुआ। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन। कोई फोर्स्ड कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम है आपको? फोर्स्ड कन्वेक्शन, एनी आइडिया? तुमने कभी वो क्या होता है उसको, एक मशीन आ रही माइक्रोवेव जैसी आती, वो हवा से उसको खाने को कुक करते, एयर फ्रायर। एयर फ्रायर, तुमने एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट सुना हो? एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट है ना, एयर फ्रायर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेसिस पे काम करता है। आप क्या करते हैं बेटा, फोर्सफुली वहां पर एक जगह पे एक हवा को फोर्स से एकदम तेजी से एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से आप भेजते हैं, जिसके वजह से उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, और वो हीट की मदद से वो सामने वाली चीज़ को पकाया जाता है ना। एयर फ्रायर वो उस कंसेप्ट पे काम करता है। आपका ब्लड का अपना जो हमारे बॉडी का पूरा जो सिस्टम है, सर्कुलेटिंग सिस्टम, ये फोर्स कन्वेक्शन पे काम कर रहा है ना। जब इंसान मर जाता है, बॉडी का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, आपने देखा हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ जाते हैं, है कि नहीं? बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए अंदर गर्माहट होना जरूरी है। हमारे एक एक पोर्स तक क्या हो रहा है, फोर्सफुली जो ब्लड को पुश पुश कर रहे हैं हम लोग, है ना। आर्टरीज के थ्रू भेजते हैं ना हम लोग ऑर्गन, तो आर्टरीज जो क्या करी, जो ब्लड को लगातार पुश कर रही, जो एनर्जी यहाँ जो बॉडी के अंदर एक जगह कहीं जनरेटेड है, हम लोग खा रहे पी रहे हैं, स्टमक में वो हीट जनरेट हो रही है, और वहां से पूरा बॉडी में वो सर्कुलेट हो रही है। तो वो जो ब्लड है जो लगातार पुश कर रहा है तेजी से, है ना, ये अब मतलब ब्लड को पुश करता है आर्टरी, उसके साथ वो हीट को भी लेके जाता है, और हीट को पूरी बॉडी के एक एक नर्व तक, एक एक पोर तक पहुंचाता है। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इस तरह से ही काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब बुखार आता है, तुमने देखा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उसको ये कहा जाता है कि जो हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरियाज एंटर हो चुके हैं, उनको फाइट कर रहे हैं कौन से, गुड बैक्टीरियाज। जनरली वो कहाँ पर होता है, थ्रोट्स में होता है जनरली। जब वायरल इन्फेक्शन होता है शुरुआत यहाँ से होती है ना। मगर उसके वजह से आप देखते हैं पूरी बॉडी में हीट फैल जाती है ना। यहाँ पर भी आप लगा के देखते हैं भाई गर्म है तेरे, जैसे हम बोले बुखार आ गया तेरे को, तो सोच वो जो जंग चालू है बैक्टीरियाज के साथ, किसी एक पोर्शन पे जादू है, मगर उसके वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो पूरी बॉडी में फैल रही है। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, कैसे फैल रही है, यहाँ पर यहाँ ग्रेविटी का असर है क्या? हाँ, ऐसा है कि तुम मैं नीचे खड़ा हूँ इसलिए बोले वो बुखार नीचे तक के चला गया, तो लेटूंगा तो नहीं जाएगा, बस यहीं तक के रहेगा, ऐसा रहता है क्या? नहीं, ग्रेविटी का असर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर ये क्या हो रहा है कि जो फोर्सफुली ब्लड हर जगह जा रहा है, एक एक कोने में जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने साथ हीट को भी कैरी करके ले जा रहा है, और जब वो हीट को कैरी करके ले जा रहा है तो एक ही हिस्से तक के हमको हीट फील हो जा रही है। तो इस तरह का जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो चलिए हम लोग उसके बारे में लिखते हैं अभी। हमारा सेकंड, फोर्स्ड कन्वेक्शन। In forced convection, material is forced to move by a pump or by some other physical means.
which results in transfer of heat in entire system, जिसके वजह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है एंटायर सिस्टम में। इसके एग्जांपल्स, फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम इन होम, मतलब वही हुआ हमारा एयर फ्रायर। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जब इंसान मर जाता है तो उसका जो हार्ट बीट है, हार्ट जो है बीट करना बंद कर देता है, तो वो ब्लड को हर जगह कैरी नहीं कर सकता, तो हीट को वो नहीं पहुंचा पाता है। थर्ड, द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल, द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ कन्वेक्शन। इतना ही काफी है इसके अंदर, थ्योरेटिकली इतना ही आएगा।